आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। मैं हिमांशु रावत अलायंस आईएएस एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस ऑनलाइन इंटरेक्शन क्लास में। दोस्तों, जो उद्देश्य है इस बार ऑनलाइन आने का, काफ़ी वक्त बाद ऑनलाइन आने का मौका मिला है इस तरीके से एक वर्चुअल क्लास की सेटअप में। वो उद्देश्य है उन चुनौतियों के बारे में बात करने का जिन चुनौतियों से न सिर्फ हम बल्कि पूरा विश्व जो है वो जूझ रहा है। और वो जो चुनौती है उसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा कोविड-19 के बारे में, लेकिन एक मोटा-माटी अगर इसका एक क्रक्स अगर हमें निकालना हो कि किस तरीके से कोविड-19 जो कि एक अदृश्य शत्रु हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसने किस तरीके से हमारे जीवन को पूरे तरीके से बदल के रख दिया है। न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर बल्कि पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आज अगर हम देखें तो हमारे तरीके से बदल चुका है। बहुत नए तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं, बहुत नए तरह की संभावनाएं हमारे सामने हैं। अगर मैं बात करूं कोविड-19 के प्रभाव की, तो न सिर्फ उसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसने बहुत ज़्यादा बुरा असर डाला है, बल्कि आर्थिक स्थिति भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी कोविड-19 की वजह से सफ़र कर चुकी है। लेकिन क्योंकि मैं शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में हूँ, तो मैं अपने इस लेक्चर को सीमित रखूँगा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, कि किस तरीके से हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो इससे प्रभावित हो चुका है, किस तरीके से हमारे छात्र जो है वो प्रभावित हो चुके हैं, किस तरीके से वो छात्र जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के ऊपर, उनकी तैयारी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और हम लोग इसमें अपना क्या योगदान देने वाले हैं। एज अलायंस आईएएस एकेडमी हम लोगों का कैसे कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, हम लोगों की क्या रणनीति रहने वाली है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मोटा माटी हमारा जो उद्देश्य है ऑनलाइन आने का वो ये है। दूसरा, अगर आपको ये पूरा क्लास सेटअप लग रहा है तो इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं, क्योंकि अभी तक खासतौर से आफ्टर 15 मार्च जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद रहेंगे, उसके बाद से कोई क्लास हम नहीं ले पाए, और जो कि एक सही निर्णय भी है क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इस समस्या के फैलने के चांसेस हैं। तो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, बट नॉट इन दिस मैटर। हम लोग जो है पीपीटी की फॉर्म्स में, रिकॉर्डिंग्स की फॉर्म में, कॉन्फ्रेंस कॉल की फॉर्म में, जूम की फॉर्म में हम लोग इंटरेक्शन हम लोग कर रहे थे। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हमें उस वक्त महसूस हो रहे थे कि जो हम लोग इनपुट दे पा रहे हैं और जो उसका आउटपुट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम क्लासेस को ऑनलाइन ही रखने वाले हैं, सिर्फ उसका थोड़ा सा तरीका चेंज हो चुका है। नाउ वी विल यूज अ वाइट बोर्ड एंड अ ब्लैक मार्कर, और इस तरीके से हम लोग क्लास को इंटरेक्टिव रखने वाले हैं। तो देखते हैं सिचुएशंस कब ठीक होती हैं, और जैसे सिचुएशंस नियंत्रित होती है और सरकार कोई गाइडलाइंस, कोई दिशा निर्देश जारी करता है और हम लोगों को लगता है कि हम सुरक्षित तरीके से अपनी क्लासेस को ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट कर सकते हैं, तब से हम अपनी क्लासेस को ऑफलाइन कंडक्ट करेंगे। बहरहाल सिचुएशन तो ये है कि हमें इसी तरीके से अपनी क्लासेस को, अपनी शिक्षा को, अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज थोड़ी देर आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें आगे का जो रास्ता है उसको तय करना है। लेकिन इससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों का जो इस विपत्ति के काल में, इस विपत्ति के दौर पर सामने खड़े होकर बिल्कुल डटकर जो लड़ रहे हैं, जिनको हम कोरोना फाइटर्स के नाम से, कोरोना फ्रंटियर्स के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने, हिंदुस्तान ने कोरोना को फेस किया है, इस चैलेंज को फेस किया है, ये अपने आप में अनबिलीवेबल है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद जो है हम इतना ज़्यादा इस महामारी को नियंत्रित रखने में काफ़ी हद तक जो है सक्सेसफुल रहे हैं। इसमें काफ़ी योगदान सरकारों के द्वारा दिया गया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, और सबसे ज़्यादा इसमें अगर हमें किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना है, अगर हमें किसी का अभिवादन करना है, तो वो लोकल गवर्नमेंट का है, खासतौर से पुलिस। ठीक, तो जो आपके जिला प्रशासन जो है सबसे ज्यादा योगदान जो है कोविड को रोकने में उनका है। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ के बारे में हम क्या बात करें। मेडिकल स्टाफ ने जिस तरीके से इस समस्या को डील किया है अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स का, कोरोना फ्रंटियर्स का, कोरोना जो फाइटर्स हैं उनका अभिवादन करना होगा, उनके प्रति थैंकफुल रहना पड़ेगा। ठीक, इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जिनको और ज़्यादा सोचने के बारे में हमें जो है विचार करना होगा।
बहुत सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ निर्णय ऐसे हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, जिनको हम बचा जा सकता था, जिन्हें लेने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा और विचार करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग अभी सेफ नहीं है। अगर हम औरों से कंपेयर करें तो डेफिनेटली वी आर इन अ मच बेटर सिचुएशन, बट क्या ये संकट पूरी तरीके से दूर हो चुका है? इसका जवाब है नहीं। और इस संकट से हमें व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, एक अखंड भारत के तौर पर हमें लड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए हमको यूनाइट रहना पड़ेगा। हम लोगों को बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं हम लोगों के बीच में, उनको कुछ वक्त के लिए हम लोगों को पीछे रखना पड़ेगा। और एक बार अगर इस समस्या से हम लोग बाहर निकल जाते हैं, तो उसके बाद जो हमारे विचारों में जो मतभेद हैं, चाहे वो राजनीतिक विचार हो, चाहे वो सामाजिक विचार हो, उनको बाद में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। राइट? तो मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा बहुत सारे फैसलों के बारे में जिनके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर वो फैसले लिए भी गए हैं तो विशेषज्ञों के द्वारा लिए गए हैं। बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारा डेटा हमारे प्रशासन के पास है, हमारे शासन के पास है, और उस एनालिसिस के बाद ही उन निर्णयों को लिया गया है, और उन निर्णयों को निरंतर तौर पर बदला भी जाता है, जो कि एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, क्योंकि इस तरह का समस्या हम लोगों को कभी पहले हमने फेस नहीं करी है। ठीक, आने वाली स्थिति क्या होने वाली है? आने वाली स्थिति अगर हम देखें तो और ज्यादा भयावह होने वाली है। अगर हम निरंतर अखबारों को पढ़ रहे हैं, अच्छे अखबारों को अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम मेडिकल जर्नल्स को लगातार फॉलो कर रहे हैं, अगर हम WHO को लगातार फॉलो कर रहे हैं, विशेषज्ञों की राय को अगर लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि अभी हिंदुस्तान जो है वो इस तरीके से बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो डेली बेसिस पर जो हमारा कोरोना पॉजिटिव का जो ग्राफ है, जो संक्रमित लोगों का जो ग्राफ है, या फिर जो व्यक्ति जो कैजुअलिटीज हैं उनका जो ग्राफ है, वो स्टेबल नहीं हुआ है, वो लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब वी आर येट टू रीच द पीक पॉइंट ऑफ कोरोना वायरस। राइट? अभी हम लोग पीक पर नहीं पहुंचे हैं। तो क्योंकि हम लोग पीक पे नहीं पहुंचे हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे लिए आने वाला समय और ज्यादा चैलेंजिंग और ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। तो जितना ज्यादा अवेयर अभी हम हैं, जितना ज्यादा प्रिकॉशंस हम लोग अभी ले रहे हैं, हमें जरूरत है कि हम इससे ज्यादा एफर्ट्स लगाएं। राइट? तो अभी हम लोगों को पीक पर पहुंचना है, जो पीक जहां तक मैंने पढ़ा है मेडिकल जर्नल्स में, जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, अराउंड जून टू जुलाई जो है हमारा पीक जो है वो आने वाला है। तो कम से कम मई तो हम भूल जाए कि लॉकडाउन दूर होगा 17 मई को, ऐसा नहीं होने वाला है। जून में भी काफी कम चांसेस हैं। जितनी रिसर्चेस हैं, जितनी रिपोर्ट्स हैं, वो ये कहती हैं कि जुलाई में हम लोग पीक पर पहुंचेंगे, यानी जब आपका संक्रमित लोगों की संख्या बिल्कुल अपने टॉप पर होगी, जो लोग कैजुअल हो चुके हैं, कैजुअलिटीज जो हमारी हो चुकी है, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उसकी जो संख्या है वो जुलाई के आसपास अपने पीक पर रहने वाली है। उसके बाद फिर हम लोग डिक्लाइन पीरियड में आना शुरू करेंगे। वहां से फिर हमारी जो संख्या है वो कम होने वाली है, जो कि लगभग नवंबर दिसंबर तक उम्मीद है कि हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आने वाला जो हमारा 1 साल है, 1 से 1.5 साल है, जो कि 2 साल भी हो सकता है, हम लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें कोरोना वायरस के साथ ही अपना जीवन बिताना है। और अगर हमें कोरोना वायरस के साथ अपना जीवन बिताना है, तो हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारे जीवन का नहीं, बल्कि हमारे परिवार का और हमारे समाज का और हमारे देश के जीवन का भी सवाल है। तो बिल्कुल भी अपने गार्ड को लूज नहीं करना है, और ज्यादा हम लोगों को डटकर इस समस्या का सामना करना है। इस पूरी समस्या का समाधान जो है उसके ऊपर अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग जो है चर्चाएं कर रहे हैं, अलग अलग उनका मत है इसमें कि किस तरीके से हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है, और ज्यादा बदतर स्थिति में हम लोग पहुंचने वाले हैं। हमारी अगर आप जीडीपी के बारे में बात करें, तो अनुमान ये है कि हमारी जीडीपी लगभग 1.3% के आसपास रहने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। अगर हम अपने अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी दर के बारे में बात करें, तो 27% तक हम लोग गिर चुके हैं। राइट? तो 27% बेरोजगारी दर हिंदुस्तान में आ चुकी है, जिसका आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। तो आने वाला जो दौर है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इकोनॉमी पूरे तरीके से धराशायी हो जाएगी। बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी संभावना है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं इन सारी चीजों को लेके। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि अभी वक्त नहीं है बहुत ज्यादा इन सारी चीजों के बारे में सोचने का, और इन सारी चीजों का एक सॉल्यूशन है जो कि मैंने किसी बुक में बहुत साल पहले पढ़ा था, कि चाहे वो आपकी इकोनॉमी हो, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो, चाहे वो आपका करियर हो, राइट, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, कुछ भी, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप हो, इन सारी चीजों को अगर कभी आपको रास्ते पर लाना है, कभी आपको इन्हें
ठीक करना है, इनको बेहतर करना है, तो इन सारी चीजों का एक ही समाधान है, सिर्फ एक समाधान है। और अगर वो समाधान हम उसे धरातल पर लेके आने में सफल हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी सुधर सकती है, हमारी पॉलिटी यानी जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो सुधर सकते हैं, जो सामाजिक घटनाक्रम है, क्योंकि समाज भी हमारा काफी ज्यादा बढ़ चुका है कोविड-19 के आने के बाद, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, एंड दैट सॉल्यूशन इज होप। दिस इज इट। अगर हम लोग होपफुल होते हैं, अगर हम लोग आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम इन सारी चुनौतियों से लड़ सकते हैं और डटकर लड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग कामयाब होकर यहाँ से निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें, राइट, आर्थिक स्थिति किस तरीके से बदलती है, अगर आपको बहुत बेसिक नॉलेज है इकोनॉमिक्स का, थोड़ा सा हम चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेरी बात एक व्यक्ति को भी प्रभावित करती है तो ये एक बड़ा अचीवमेंट रहेगा मेरे लिए, बड़ा अचीवमेंट रहेगा आपके लिए। देखो समझो, थोड़ा सा अर्थव्यवस्था डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग डरे हुए हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। अगर आपका अपना रोजगार है तो भी आप डरे हुए हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो भी आप डरे हुए हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो भी आप डरे हुए हैं। हम लोग इस वक्त जिस दौर में हैं, हम लोगों में से कोई भी सिक्योर नहीं है, फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। अगर हम हेल्थ वाइज बात करें तो हम लोग सिक्योर नहीं है। तो अब हमें सिक्योर कैसे होना है? हमें सिक्योर होना है इसको फॉलो करके, होप, राइट। अगर मैं अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूं तो अर्थव्यवस्था जो है डिमांड और सप्लाई पे काम करती है, ठीक। सिंपल फंडा, डिमांड और सप्लाई, राइट, ठीक। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, तो आपकी जो महंगाई दर होती है वो कंट्रोल में रहती है, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, मानो 1000 जो है मार्कर्स की जरूरत है और 1000 मार्कर जो है वो प्रोड्यूस किए गए, उसको सप्लाई किया गया, तो जो उसके जो रेट होंगे, जो उसके प्राइस होंगे वो स्टेबल रहेंगे, वो बहुत ज्यादा जो है वैरी नहीं करेंगे, जो कि एक आइडियल स्टेट होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में, राइट। लेकिन अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम है, 1000 मार्कर प्रोड्यूस किए गए लेकिन मार्केट में केवल 500 मार्कर की आवश्यकता है, तो जो आपका इन्फ्लेशन है, महंगाई दर जो है वो गिर जाएगी, वो नीचे आ जाएगी, और नीचे आने के बाद वो डिफ्लेट हो जाएगी, उसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। यानी मार्कर जो है पहले 10 रुपए का बिकता था, लेकिन इस सिचुएशन के आने के बाद, यानी कि जो आपकी डिमांड है उसमें कमी आई और सप्लाई बहुत ज्यादा हुई है, तो ये जो मार्कर है ये 5 रुपए का बिकेगा, जो कि अच्छी कंडीशन नहीं है। क्यों अच्छी कंडीशन नहीं है? क्योंकि जो आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इस मार्कर को बना रहे हैं, उनके ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो डिमांड होती है, ये जो डिमांड है या फिर ये जो सप्लाई है, ये किस चीज के ऊपर आधारित होती है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर ये आधारित होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये माने कि फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट जो है वो अगले हफ्ते से ओपन हो जाएंगे, एजुकेशन सेक्टर को अगले हफ्ते से ओपन कर दिया जाएगा, राइट। अगर सरकार इस तरह का नोटिफिकेशन देती है कि स्कूल कॉलेजेस को हम अगले हफ्ते से ओपन कर देंगे और विद इन 15 डेज हम लोग सेमेस्टर के एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, विद इन 1 मंथ हम लोग यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट करेंगे, और जो रेगुलरिटीज हैं उनको हम दोबारा से संचालित करेंगे, तो होगा क्या, आपके मार्केट में, आपके दिमाग में, आपकी साइकोलॉजी में एक चीज आएगी, दैट इज होप, कि भैया अगले हफ्ते से हमारा स्कूल खुलने वाला है, 15 दिन में हमारे एग्जाम होने वाले, तो आप क्या करेंगे, आप बुक्स खरीदेंगे, राइट। तो एक बच्चा जिसको ये पता है कि एक हफ्ते बाद स्कूल खुलने वाला है, जिसको ये पता है कि 15 दिन बाद मेरा एग्जाम होने वाला है, तो वो मार्केट में जाएगा, वो बुक्स खरीदेगा। अचानक से क्या हुआ, जो बुक्स की जो डिमांड है वो एकदम से ऊपर हो गई, राइट। मैं गया तो मैं जाके मैंने जो है करंट अफेयर्स की मैगजीन्स ली, मैं गया, मैंने जाके लक्ष्मीकांत ली, मैंने स्पेक्ट्रम लिया, जो भी नया मटेरियल है मैंने वो लिया। तो अचानक से सिर्फ मैं नहीं गया बल्कि आप सब लोग गए, जो स्टूडेंट हैं वो सारे गए, तो अचानक से डिमांड जो है बढ़ गई, राइट। ये डिमांड क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ दी होप, कि मुझे उम्मीद है कि मैं 15 दिन के बाद जब एग्जाम दूंगा तो मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। जब मुझे उम्मीद दी गई थी 1 महीने बाद जो है एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, तो इस तरह का जब स्टिमुलाई मार्केट में आता है, जब होप मार्केट में आती है, तो डिमांड जो है वो बढ़ने लग जाती है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। सप्लाई क्यों बढ़ना शुरू होगी? क्योंकि देखो मार्केट में भी केवल 10 बुक्स की रिक्वायरमेंट है, तो जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, वो सिर्फ
10 बुक बनाएगा, और क्योंकि वो 10 बुक बनाएगा उसे ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है, उसे ज्यादा रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी और एक वक्त वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट में आप होप छोड़ते हैं, आप उम्मीद छोड़ते हैं, वैसे ही लोग क्या करेंगे, चीजों को खरीदना शुरू करेंगे, और जैसे ही वो चीजों को खरीदना शुरू करेंगे सप्लाई बढ़ेगा। जैसे ही सप्लाई बढ़ेगा आपको ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, आपको ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी तो रोजगार जब बढ़ेगा, जब जो लोग जिनको मिला है उनकी जेब में पैसा आएगा, जब उनकी जेब में पैसा आएगा तो वो मार्केट में जाके नई चीजों को खरीदेंगे। इस तरीके से आपकी अर्थव्यवस्था जो है दोबारा से पटरी पे आना शुरू करती है, राइट। तो मेरा ये कहना है यहाँ पर कि हम लोग एक इंडिविजुअल के तौर पर, समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर हमको होपफुल रहना चाहिए। जब पूरे तरीके से कोविड-19 खत्म हो जाए और हमारी अर्थव्यवस्था को खोल दिया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा संकुचित तौर पर जो है वो आर्थिक जो अपनी गतिविधियां हैं उनको जो है कंटेन कर लें, राइट। तो जो नॉर्मल कोविड-19 से पहले जिस तरह के हम आर्थिक जो गतिविधि थी उसमें शामिल होते थे, हम लोगों को उसके बाद भी उन्हीं गतिविधियों में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि पैसों को अपनी जेब में रखा, अगर हमें लगा कि यार इनको बचा के रखना चाहता हूँ क्योंकि आने वाली स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, तो होगा क्या कि सारे लोग ये करेंगे और सारे लोग अपना अपना जो सेविंग्स है उनको अपनी पॉकेट में रखेंगे। दे विल नॉट इन्वेस्ट, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो नए प्लांट नहीं लगेंगे, नया प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपको लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, लोगों की आवश्यकता नहीं होगी तो रोजगार दर, बेरोजगारी दर जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो हम एक ऐसी इकोनॉमिक, एक ऐसी अर्थव्यवस्था के जाल में, मकर जाल में हम लोग फंस जाएंगे जहाँ से निकलना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, ठीक। तो होपफुल रहें। और अगर मैं एजुकेशन के बारे में बात करूं तो होप इज एवरीथिंग। मैंने ये इंस्टीट्यूट खोला इस उम्मीद में कि यहाँ पर बच्चे एडमिशन लेंगे। अगर मुझे होप नहीं होती तो क्या मैं ये इंस्टीट्यूट खोलता? ऑब्वियसली नहीं। आप इस इंस्टीट्यूट में आए, आपने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया क्योंकि आपको होप है कि वन डे यू विल क्रैक द एग्जाम, आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो आपके पास भी होप है और मेरे पास भी होप है। आपकी होप ये है कि आप एक दिन एग्जाम को क्लियर करेंगे, मेरी होप ये है कि बच्चे आएंगे, राइट। तो उस होप के आधार पर ही आपका बिजनेस जो है वो संचालित होता है, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो, आप चाहे किसी भी सेक्टर में हो, राइट। तो दिस इज होप, तो इसको नहीं छोड़ना है। हमने इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएं देखी हैं इस देश में, बहुत बड़े जो है अटैक देखे, चाहे आप हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखो तो हमने बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखी हैं, हमने बहुत बड़ी बड़ी महामारियां देखी हैं, राइट। अगर हम 1918 के बारे में बात करें तो स्पेनिश फ्लू, पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग मारे गए थे उससे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन हाँ, हम सबकी स्मृति में, हम सबकी मेमोरी में ये पहली बार हो रहा है, राइट। बहुत सारी जो कह सकते हैं लगभग 100 साल बाद इस तरह की सिचुएशन जो है वो हमारे सामने आई है। तो मैं इस बात को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा कि हम बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा हम निराश होंगे उतनी ज्यादा सिचुएशन खराब होती रहेगी, न सिर्फ हमारी बल्कि अर्थव्यवस्था की। इस देश को अगर हमें संभालना है, उसे अगर ठीक करना है, लगाने होंगे, हमें मार्केट जाना होगा। अगर हम कैपेबल हैं तो हमें चीजों को खरीदना होगा, अगर हम कैपेबल हैं तो हमें उन लोगों की मदद करनी होगी जो कि इनकैपेबल है, राइट। अगर आप पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया, जो कि बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया में इस वक्त बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर इस समस्या से लड़ने की जिम्मेदारी उठाई, राइट। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जरूरतमंद लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने खाना खिलाया, दे प्रोवाइडेड शेल्टर टू देम। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, पीएम जो केयर फंड है उसमें हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो क्यों हम लोगों ने किया? बिकॉज ऑफ द होप कि एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा और लोगों को जरूरत है और हमें उन लोगों की मदद करने की आवश्यकता है। तो उस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हमें आना पड़ेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, खासतौर से मैं ज्यादा वक्त इसमें इसलिए बिता रहा हूँ क्योंकि जब क्लासेस नहीं चल रही थी तो बट वी डिड, कुछ चीजें हमने रेगुलर बेसिस पे करी। एक तो ये कि हमारी क्लासेस जो है ऑनलाइन चल रही थी, इकोनॉमिक्स की क्लास हमारा कंटिन्यू चल रहा था, पॉलिटी का क्लास हमारा कंटिन्यू चल रहा था, और इन बिटवीन हम लोग जो है करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज को कर रहे थे। एक तो ये, दूसरा हम लोग क्या कर रहे थे, व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली हर दिन मैं अपने किसी एक बच्चे से बात करता था, फोन पे बात करता था। और जब वो सैंपल साइज काफी बड़ा हो गया, लगभग काफी बच्चों से मेरी जब बात हुई तो सबके सामने एक समस्या है, एंड दैट समस्या इज होप। उनकी होप जो है वो कहीं ना कहीं मरती जा रही है अबाउट द एग्जाम, बिकॉज एज यू नो 31 मई को ये एग्जाम होना था, शेड्यूल था। सो दे वर नॉट वेरी श्योर कि सर ये एग्जाम होगा कब। वी आर स्टिल वेरी अनश्योर अबाउट इट कि क्या ये एग्जाम जून में होगा, मेरा मानना है नहीं। क्या ये एग्जाम जुलाई में होगा, अगेन मेरा मानना है नहीं।
क्या ये एग्जाम अगस्त में होगा? मे बी, मे नॉट बी। सितंबर तक एग्जाम होने के चांसेस हैं, बट वी आर एग्जैक्टली, वी डोंट नो द एग्जैक्ट डेट। तो जब मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ तो बच्चे जो हैं वो इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि एग्जाम कब होगा। इस वजह से वो काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो चुके हैं। एंड कई बार कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि उनको ये भी लगता है कि शायद एग्जाम इस बार ना हो, चाहे वो एग्जाम स्किप हो जाए। तो जैसे ही आप ये मानते हैं कि एग्जाम स्किप होगा, जैसे आप ये मानते हैं कि सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, आपका मतलब है कि होप खत्म हो गई। और जैसे ही आपकी होप खत्म हो जाती है, जैसे ही आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है, आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं। और जैसे ही आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। तो होप एक बड़ी चीज है। होप हर चीज से संबंधित है। आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, दैट डिपेंड कि आप कितने होपफुल हैं अपने सिलेक्शन को लेकर। ठीक, तो जितने लोगों से भी मेरी बात हुई, ज्यादातर लोगों के साथ जो समस्या है, जो आप लोगों के साथ भी होगी, अगर आप स्टूडेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप स्कूल में हैं, या आप कॉलेजेस में हैं, आपके सामने मोटिवेशन नहीं है पढ़ने का, राइट? तो ज्यादातर बच्चों का यही कहना था कि हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर कोई और किताब उठा लेते हैं, फिर सोशल मीडिया पे डिबेट करने लग जाते हैं लोगों से, राइट? तो उस चीज में काफी ज्यादा वक्त जो है वो खराब हो जाता है, वो बीत जाता है। तो मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ 20-25 लोगों की समस्या नहीं है, जितने लोगों से मैंने अभी इंटरेक्ट किया है। मैं आगे भी जब इंटरेक्शन करूंगा तो मुझे सेम प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि 24 घंटे हम अपने घरों के अंदर बंद हैं। देखा जाए तो हमारा पूरा जो रूटीन है वो चेंज हो चुका है, हम लोग डिप्रेशन मोड में जाना शुरू कर चुके हैं, राइट? तो इस समस्या से निकलना अगर हमें है तो हमें होपफुल होना पड़ेगा, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। उम्मीद हम नहीं छोड़ सकते, हमें इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हमें आगे बढ़ना है और अपने आप को तैयार करना है। और दूसरा मेरा ये मानना है, और मैंने ये महसूस भी किया है व्यक्तिगत तौर पर, कि मेरे लिए ये समय सच में काफी ज्यादा बेहतर रहा है। अगर मैं पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करूं, अगर मैं इकोनॉमिक टर्म्स में बात करूं, अगर मैं करियर वाइज बात करूं, तो जैसे और लोगों के लिए काफी बुरा समय, मेरे लिए भी काफी बुरा समय ये रहा है। लेकिन अगर मैं पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करूं कि मैंने कितना सीखा है, तो शायद मैंने बहुत ज्यादा सीखा है। मेरा जो लर्निंग ग्राफ है वो इस तरीके से चल रहा था, एंड अचानक से उस तरीके से चलने लगा। बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी में सोचा था कि कभी करेंगे, कभी वक्त मिला तो इतना वक्त मिल गया कि वो सारी चीजें होने लगी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सब भी जो है काफी ज्यादा देखा जाए तो रामायण का ही काफी ज्यादा क्रेज दोबारा से निकल के आया है। तो मैंने रामायण देखना शुरू किया, मैंने महाभारत देखना शुरू किया, ज्यादा चीजें सीखने को मिल रही हैं, अपने ग्रंथों के बारे में सीखने को दोबारा से पढ़ने की कोशिश करी, वहां से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। काफी चीजें रह गई थी पास्ट में, लिखना शुरू किया, राइट? सोचना शुरू किया, नई नई चीजों के बारे में सोचना शुरू किया, नए नए प्लान्स के बारे में सोचना शुरू किया। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, राइट? इतना कुछ है सीखने के लिए, इतना कुछ है करने के लिए कि हम कहें कि 24 घंटे भी कम है तो कहीं ना कहीं वो सही होगा, राइट? तो दोबारा से अपनी एनर्जी को हम लोग सही रास्ते में संचालित करते हैं, सही दिशा में संचालित करते हैं, और पूरी ताकत के साथ, पूरी जज्बे के फील्ड में हम लोग हैं, जिस सेक्टर में हम लोग हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और प्लान करते हैं कि जैसे ही ये हम लोग वापसी जो है हम करने वाले हैं। ओके, तो वापस आते हैं और बात करते हैं हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग बढ़ने वाले हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, और इस बात को मानते हुए कि आने वाले 2 महीने कम से कम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, स्कूल, कॉलेजेस नहीं खुलने वाले हैं। मैं इस बात को मानते हुए चलता हूं। तो आने वाले 2 महीने हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट ना आए, हमारी मोटिवेशन में किसी तरह की रुकावट ना आए, हमारी होप्स में किसी तरह का डिक्लाइन ना आए। ठीक, तो 2-3 जो है कैटेगरीज में मैं अपना डिस्कशन को डिवाइड करना चाहूंगा। पहला उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं, मैं अपने आप को सीमित रखूंगा यूपीएससी तक, राइट? जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनको 1-1.5 साल हो चुका है। दूसरे वो लोग जो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं लेकिन उनको केवल 2-3 महीने हुए थे। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो दे आर इन द मिडिल सिचुएशन कि दे एग्जैक्टली डोंट नो कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, बट दे हैव अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि ओके ठीक है, दिस इज द सिलेबस, हमें इस हिसाब से चलना है। बट अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू डिजाइन देयर ओन स्ट्रेटेजी। ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू नहीं करी, उनका जो है एम जो है, उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी हो। तो 3 पार्ट में हम लोग अपने लेक्चर को डिवाइड करने वाले हैं और तीनों में कुछ ना कुछ इसमें रहने वाला है, न सिर्फ इस लेक्चर में बल्कि आने वाले 1.5-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने
सो एंड सो फोर्थ, जितना भी होती समस्या से निजात पाने में हमको लगता है। ठीक, तो पहले बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और पिछले 1-1.5 साल से उनकी तैयारी का स्तर जो है काफी हाई लेवल पर पहुंच चुका है। देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि दे आर गोइंग टू अचीव देयर टारगेट। ठीक, अभी आपको क्या करना है, देखो यार, अगर हम स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात करें तो स्टैटिक पोर्शन एज यू नो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, राइट, हिस्ट्री, ये 4 आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, उसके बाद फिर आपका डायनामिक सब्जेक्ट है आपका करंट अफेयर्स, राइट। अगर मैं अपने यहाँ के बारे में बात करूँ तो LIS एकेडमी में स्टैटिक पोर्शन आपका काफी हद तक कवर हो चुका है। अगर हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो जब इंस्टीट्यूट को एक विराम लगाया गया था, एक अर्ण विराम लगाया गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो हम लोग करंट अफेयर्स अपना कर ही रहे थे। अभी आप लोगों को क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ योर सिचुएशन और योर प्रिपरेशन, आपको करना क्या है, प्लीज अपने दिन को आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, स्टैटिक पोर्शन को कम से कम आपको 60% टाइम देना है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में जब आप वक्त लगाते हैं तो आपको रिटर्न वहां पर ज्यादा मिलता है। तो जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपके स्टैटिक पोर्शन पे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपके पास 24 आवर्स हैं पढ़ने के लिए, 24 घंटे बाद आपका एग्जाम है, तो आप क्या पढ़ना डिसाइड करेंगे? क्या आप 24 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहेंगे या फिर आप 24 घंटे पॉलिटी पढ़ना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि 24 घंटे आप पॉलिटी पढ़ें, क्योंकि जब आप 24 घंटे पढ़ेंगे तो देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि 8 से 10 क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ कन्फाइंड सिलेबस ऑफ पॉलिटी, एक कन्फाइंड सिलेबस है जिसको आपको कवर करना है। लेकिन अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, यू डू नॉट हैव एनी आईडिया कि यूपीएससी कहां से क्या पूछने वाला है। आपको 2017 से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 18 से भी पूछे जा सकते हैं, तो क्या आप 24 घंटे में इतना सारा करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो? आंसर इज नो, आप उतना नहीं कर सकते। तो पहला तो ये कि वो लोग जो कि इस बार एग्जाम देंगे, आपको अपनी सारी सब्जेक्ट को पकड़ना है और उनको सीक्वेंस में रखना है कि कहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, राइट। हमने बहुत बार ये एनालिसिस किया हुआ है कि पॉलिटी के आराम से 22 से 25 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉलिटी में बहुत ज्यादा है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपका पॉलिटी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। ठीक, बहुत ही ज्यादा, लाइक अगर उसमें 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 18 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तब जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बन पाएंगे। ठीक, एक तो ये। दूसरा, आपको क्या करना है, इकोनॉमिक्स पे टाइम लगाना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के भी कम से कम आप मान के चलो 15 से 25 क्वेश्चन के बीच में रेशियो रहता है। इकोनॉमिक्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, स्टैटिक पोर्शन, और ये बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स का तो आपके लिए सरदर्द बन सकता है, बट स्टिल आपको इकोनॉमिक्स कवर करना है, राइट। अब इसका समाधान क्या? इसका समाधान ये कि पॉलिटी में बहुत डीपली, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं विद केस लॉस। तो हमारे ऑलरेडी लेक्चर्स काफी ज्यादा YouTube में अवेलेबल है, तो वहां पे आप पॉलिटी का सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा। गोविंद सर जो है वो इकोनॉमिक्स को कवर करें तो आपका इकोनॉमिक्स वहां से कवर हो जाएगा। पॉलिटी को मैं दोबारा से यहाँ पर जो है दोबारा से उस कोर्स को रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा, तो पॉलिटी का कोई इशू है नहीं, पॉलिटी आपका हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का भी कोई इशू नहीं, इकोनॉमिक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं आपकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको टीचर की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको स्पेक्ट्रम लेनी है फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, और स्पेक्ट्रम आप इन 2 महीने में अच्छे से 3-4 बार आप उसको कवर कर लीजिए। जितने भी एमसीक्यूज पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, आप उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए, और ये उन लोगों के लिए जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो फ्रेशर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आपको स्पेक्ट्रम का दोबारा से कम 5-6 रिवीजन आप उसके आराम से कर दीजिए, आपको 12-15 क्वेश्चन वहां से भी मिलने वाले हैं, राइट। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है यूपीएससी कुछ सालों से। ज्यादातर जो क्वेश्चन ज्योग्राफी में आ भी रहे हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, मैप बेस्ड होते हैं, कौन सी लोकेशन कहां पर है वगैरह वगैरह। ठीक, तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट तैयार है, अगर आपके एनसीईआरटी तैयार है, तो आप उन्हीं को रिवाइज करिए, कुछ भी नया भी मत उठाओ, और मैप वर्क पे थोड़ा सा ज्यादा काम करो। कोई भी ऐसी लोकेशन है जो कि न्यूज में चल रही है तो एक बार जाओ उसको देख लो कि यार अच्छा ये लोकेशन है कहां पर, फिर आपके ब्लैक सी कहां पर है, रेड सी कहां पर है, कौन कौन सी कंट्री उनको सराउंड करती है, कहां से वो बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके बारे में आप एक बार देख लीजिए। मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं उनके बारे में आप देख लीजिए, काफी ज्यादा ईरान न्यूज में रहता है, इजराइल न्यूज में रहता है, अभी सऊदी अरब काफी ज्यादा न्यूज में था, यमन तो आप जानते ही हैं एवरग्रीन चल रहा है पिछले 5-10 सालों से, तो उसको आपको कवर करना है। ठीक, साउथ चाइना सी वगैरह, तो करंट अफेयर से रिलेट करके आप ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा मॉनसून का जो मैकेनिज्म होता है उसको पढ़ लीजिए, साइक्लोन क्या होता है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, अगर आप सब कुछ नहीं पढ़ना चाहते ज्योग्राफी में तो। ठीक, बाकी अगर मतलब लगा तो हम लोग ज्योग्राफी की क्लास भी यहाँ पे कंडक्ट करेंगे। ज्यादा जो अब आपको वक्त देना है, यानी 60% आपने वक्त दिया रिवीजन पर,
जो मैंने अभी आपको जितना भी बताया, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये कवर कर लिया है, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको रिवाइज करना है, रिवाइज 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 रिवाइज, दैट्स इट, दैट इज द ओनली की टू सक्सेस, राइट। जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, आप कुछ नया मत उठा लेना, तो आपको इसी तरीके से रिवीजन करना है। बाकी जो 40% टाइम रहेगा उसको आप किस तरीके से कवर करेंगे, उसको आप 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये, आप थोड़ा वक्त दीजिए करंट अफेयर्स को, डेली बेसिस पे जो भी न्यूज चल रही है, अलग अलग सोर्सेज हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं। दूसरा, आपको वक्त देना है टेस्ट सीरीज पे। देखो यार, बिना टेस्ट सीरीज के एग्जाम क्लियर होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो होने ही नहीं वाला है, राइट। तो आपको दिन में कम से कम 25 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अभी आपके पास, आपको कम से कम 12-14 घंटे आप इजीली अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज करना है, आपको डेली करंट अफेयर्स को कवर करना है, और आपको अपनी स्टैटिक को कवर करना है, राइट। और ये मत सोचिएगा कि आपकी कमांड बहुत स्ट्रांग हो चुकी है पॉलिटी में। आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब में, आप कितने भी बड़े महारथी क्यों ना हो पॉलिटी के, आपको वहां पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली नया मिलने वाला है। तो आप उसका रिवीजन आप वहां पे कर लीजिए। बाकी आपको रिवीजन करना है कहां से, आपको रिवीजन करना है अपने स्टैटिक पोर्शन का। ओके, अब बात करते हैं उन लोगों का जो कि मिड में है, यानी कि जो इस बार एग्जाम नहीं देने वाले हैं, जो एग्जाम देंगे 2022 में या 21 में या 23 में, राइट। उन लोगों को किस तरीके से पढ़ना है। मेरा ये मानना है कि वो लोग अभी उन सब्जेक्ट्स को कवर करें जो कि आमतौर पर रह जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली, मैं अगर सिर्फ ऋषिकेश की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे उत्तराखंड की बात कर सकता हूँ कि हम लोग अपनी तैयारी को सीमित रखते हैं पॉलिटी हिस्ट्री तक ज्यादातर, राइट। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ते हैं, हम लोग एथिक्स नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी नहीं पढ़ते हैं, हम डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके यूपीएससी का, ठीक। अपने आप में जो अलग से एक विषय है, साइबर क्राइम हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन सारी सब्जेक्ट्स को कवर करना है। और मैं पर्सनली आपको ये कहूंगा कि जो भी आपके पास आने वाले 1.5-2 महीने का समय है, जो लोग 21 में एग्जाम देंगे, 22 में एग्जाम देंगे, 23 में एग्जाम देंगे, उनकी तैयारी का कम से कम 60% जो टाइम है वो जाना चाहिए एथिक्स में और ऑप्शनल में, राइट। आपको अपनी तैयारी का 60% जो समय है वो अपने ऑप्शनल की तैयारी करने में आपको बिताना है, और आपको एथिक्स की तैयारी करनी है। एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स लगते हैं, इतना आसान है, इतना समझने के लिए उसमें, और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। आप महाभारत देखें तो महाभारत से ही आपको एथिक्स का बहुत ज्यादा कंटेंट मिलने वाला है, आपको रामायण से एथिक्स का बहुत ज्यादा कंटेंट मिलने वाला है, गीता अगर आप पढ़ें तो आपको वहां से बहुत ज्यादा कंटेंट मिलने वाला है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो ऑटोबायोग्राफी है गांधी की, वहां से आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलने वाला है। तो वो इंटरेस्टिंग भी है बहुत ज्यादा, राइट। तो पंचतंत्र की कहानियां पढ़े, आप सुने होंगे, आप देखें, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा। और दूसरा, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो जाता है, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ चेंज हो जाता है, आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो एथिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करें। वो 250 मार्क्स का पेपर है, आप अगर उसको अभी से अच्छे से तैयार करते हैं तो आप 120-130 तक वहां पे गेन कर सकते हैं, ठीक। तो उसको आप अच्छे से कवर करें, बाकी ऑप्शनल आप अपना अच्छे से कवर करें। बाकी जो आपके पास 40% टाइम रह जाता है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको करंट अफेयर्स पढ़ने, डेली बेसिस पर न्यूज एनालिसिस आते हैं। दूसरा, मैगजीन्स है मार्केट में बहुत सारी, आपको बताया नहीं लूंगा, तो उन मैगजीन्स को आपको कवर करना है। प्लीज प्रतियोगिता दर्पण टाइप चीजें नहीं पढ़ना, परीक्षा वाणी टाइप चीजें नहीं पढ़ना फॉर यूपीएससी, राइट। दीज आर नॉट सुटेबल बुक्स फॉर यूपीएससी। परीक्षा वाणी या फिर प्रतियोगिता दर्पण यूपीएससी के लिए नहीं है क्या। तो आपको जो है क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको जो है आंसर राइटिंग करना है। देखो यार, ये एग्जाम जो है ये तभी क्लियर हो पाएगा जब आप अच्छे आंसर लिखेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 1 साल बाद 2 साल बाद सीधे एग्जाम हॉल में जाएंगे और आप बहुत बेहतरीन आंसर लिख देंगे, तो वो तो हो नहीं सकता। तो आपके पास जो वक्त इस वक्त आपको मिला है, उसको आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो आप अपने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करो, आप अपने एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, आप रोज आंसर लिखो, एटलीस्ट एक आंसर लिखो। और आपको क्या करना है, और आपको जो है करंट अफेयर्स को फॉलो करना है, ठीक। तो इसको सिंपल रखो। अभी आप प्लीज पॉलिटी मत पढ़ें, अभी आप हिस्ट्री मत पढ़ें, अभी आप ज्योग्राफी मत पढ़ें, इकोनॉमिक्स मत पढ़ें, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि हम वैसे भी करेंगे। मत पढ़े का मतलब है अपने लेवल पे ना पढ़े। हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वहां पर तो आपको ये सब मिल ही जाएगा, लेकिन अपने लेवल पर किताब उठा के और फिर इकोनॉमिक्स समझने की कोशिश करो। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप डर जाओगे इकोनॉमिक्स से, राइट। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा, तो फाउंडेशन मिल जाएगा। तो प्लीज वहां पे एफर्ट्स
कम लगाएं तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा ये कि इंस्टीट्यूट जब खुलेगा तो वैसे भी हम लोगों ने पॉलिटी पढ़नी है, वैसे भी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़नी है, वैसे भी हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, वैसे भी हमें हिस्ट्री पढ़नी है, तो वहाँ पे डबल एफर्ट्स लगाने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें, जो ऐसे सब्जेक्ट रहते हैं जो कि छूट जाते हैं, हम उन पे ज़्यादा ध्यान लगाएं। ठीक, तो ये आपको करना है। उसके बाद वो बच्चे जिन्होंने तैयारी स्टार्ट करी ही नहीं है, जो सोच रहे थे कि उन्हें मार्च में एडमिशन लेना था या उनको अप्रैल में या मई में या जून में एडमिशन लेना था या आगे जाके उन्हें एडमिशन लेना है, उनको अपनी तैयारी की फाउंडेशन किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करनी है। देखो यार, मैं अभी आपको बोलूंगा कि अभी आप हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री अगेन मैं बार बार कहता हूँ, हिस्ट्री के लिए आपको टीचर की आवश्यकता नहीं है। हिस्ट्री आप स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं, आर एस शर्मा से पढ़ सकते हैं। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप लोग एनसीईआरटी कवर करें, 6th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें, वो लोग जिन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है। 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़े, 7th की पढ़े, 8th की पढ़े, 9th की पढ़े, इसी में आपको लग जाएंगे 2-2.5 महीने। तो अपना एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग कर लें हिस्ट्री का। इसके अलावा पॉलिटी का आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, राइट, फेडरलिज्म क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी एनसीईआरटीज में। उतना रखें। दूसरा आप क्या करें, न्यूज जो है वो रेगुलर न्यूज के टच में रहें। सोर्स क्या रहेगा प्लीज, अमर उजाला, दैनिक जागरण या फिर आज तक, टाइम्स नाउ, जी न्यूज, एनडीटीवी, ये सोर्स अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दो। ठीक, ये आपको करप्ट कर रहे हैं, मेंटली करप्ट कर रहे हैं, ये आपको करप्ट कर रहे हैं, ये समाज को करप्ट कर रहे हैं, ये देश को करप्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इनको छोड़ दो, आपकी तैयारी में इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आपको करना क्या है, आपको देखना है डीडी न्यूज, ठीक है, बिना मिर्च मसाला न्यूज। दूसरा आपको देखना है राज्यसभा टीवी, और तीसरा आपको देखना है लोकसभा टीवी। बोरिंग होगा, ठीक है, अर्णव गोस्वामी नहीं आएगा इसमें चिल्लाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, ठीक है, रॉक स्टार नहीं आएगा यहाँ पर। सिंपल से लोग बैठे होंगे, सिंपल सी चर्चा कर रहे होंगे, मुद्दे की बात कर रहे होंगे, बिना भावनाओं को भड़काए हुए। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको इन सारे न्यूज चैनल्स को फॉलो करना है। डीडी न्यूज आपको देखना है, आरएसटीवी आपको देखना है, लोकसभा टीवी देखना है। तो आपने क्या किया, आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ लिया एनसीईआरटी से, बहुत आसानी से समझ में आएगा। 6th क्लास के एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। दूसरा आपको क्या करना है, डीडी न्यूज देखना है, ठीक है, आरएसटीवी देखना है, और आपको लोकसभा टीवी देखना है। इतना अपने रखो। इससे पहले आप क्या करेंगे, इससे पहले आप जो है, जो टॉपर्स हैं, आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे यूट्यूब में। ठीक है, आप गौरव अग्रवाल का इंटरव्यू देख सकते हैं, आप टीना डाबी का इंटरव्यू देख सकते हैं, आप हीरा सिंघल का इंटरव्यू देख सकते हैं। तो इनके अर्तिका शुक्ला का आप इंटरव्यू देख सकते हैं। तो इनके इंटरव्यू देखें, इनके एक्सपीरियंसेस से सीखें, राइट। आप सिलेबस देखें कि किस तरह का आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे फिर। ठीक, तो आपको इन 2 से 3 महीने में ये काम करना है। ये दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आप ये 2 से 3 महीने कर सकते हैं तो आप यकीन जानिए, आप 15 दिन बाद आप एक अलग पर्सनैलिटी बन के निकल के आएंगे। ठीक, आप फेसबुक में, सोशल मीडिया में आप झगड़ते हुए नजर नहीं आएंगे, आप हिंदू मुसलमान करते हुए नजर नहीं आएंगे, ठीक है, आप कांग्रेस भाजपा करते हुए नजर नहीं आएंगे। आप बदल चुके होंगे, आपकी सोच बदल चुकी होगी, आप नए नजरिए से आप दुनिया को देख पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये करना है, राइट। हमको क्या करना है, बहुत सोचने के बाद कि कुछ सीमित हमारे पास संसाधन रहने वाले हैं, कुछ सीमित वक्त हमारे पास रहने वाला है, तो इस वक्त में हम किसको टारगेट करें, लेक्चर किसके लिए बनाएं। क्या पहली कैटेगरी के लेक्चर बनाएं जिनकी तैयारी हो चुकी है और हम उनके ऊपर एफर्ट्स लगाएं ज्यादा, या फिर हम दूसरी कैटेगरी के लिए एफर्ट्स लगाएं कि हमारे पास 1-1.5 साल है तो हम लोग इनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, या फिर हम तीसरी कैटेगरी के लिए वीडियोस बनाएं कि बेसिक कवर करना है। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा था कि किस तरीके से मैं लाइव आने वाला हूँ और किस तरीके से रेगुलर क्लासेस जो है चलने वाली हैं। तो क्या पढ़ाया जाए, क्या पॉलिटी पढ़ाया जाए, क्या इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाए, ज्योग्राफी पढ़ेगी, करंट अफेयर्स पढ़े। ठीक, तो बट आई हैव डिसाइडेड कि हम एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे जो सबके काम आएगा। और अगर आप देखें तो मैंने तीनों जो कैटेगरीज डिवाइड करी हैं, इन तीनों कैटेगरीज में एक चीज मैंने सबके लिए बोली है, दैट इज करंट अफेयर्स। मैंने ऊपर वालों के लिए भी बोला करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट, नीचे वालों के लिए भी बोला करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट, और मैंने आखिरी वालों के लिए भी बोला कि करंट अफेयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स के बिना यूपीएससी आप भूल जाओ कि आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हो। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होगा कि एसबीआई का चेयरमैन कौन बना है, सीबीआई का डायरेक्टर कौन बना है, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, ये करंट अफेयर्स नहीं है यूपीएससी के लिए। करंट अफेयर्स का मतलब ये होगा कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी। आपको क्या लगता है कि कोविड-19 का क्या इंपैक्ट हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा 250 वर्ड्स में, हो सकता है 1200 वर्ड्स में लिखना पड़े ऐसे। ठीक, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू थिंक
what will be the new scenario of international relations after the COVID-19. COVID-19 के बाद आपको जो वैश्विक जो संबंध हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये डीप नॉलेज आपको, डीप जो एनालिसिस है वो कहाँ से मिलेगा? वो आपको राज्यसभा टीवी से मिलेगा, डीडी न्यूज से मिलेगा, वो आपको लोकसभा टीवी से मिलेगा, वो आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा, राइट? आपको आज तक से नहीं मिलने वाला, जी न्यूज से नहीं मिलने वाला, एनडीटीवी से नहीं मिलने वाला। वहाँ पे हल्ला हल्ला चलता रहेगा। तो प्लीज उसको अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंको अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, ठीक है? तो ये मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स कवर करेंगे। वी विल कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रेलिवेंट एंड द मोस्ट डायनामिक टॉपिक। चाहे आप आज एग्जाम दो, चाहे आप 5 साल बाद एग्जाम दो, वो टॉपिक आपका करंट अफेयर्स में रहना ही रहना है। फॉर एग्जाम्पल सेडिशन, ठीक, जिसको आप राजद्रोह, देशद्रोह के नाम से भी जानते हैं। आप आज एग्जाम दे लो, आपने 10 साल पहले एग्जाम दिया हो, या फिर आप 5 साल बाद एग्जाम दोगे। सेडिशन ऐसा टॉपिक है जो करंट अफेयर्स में रहना ही रहना है। वो एक ऐसा टॉपिक है जिसकी अपनी एक महत्वता है। तो उस तरह के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। इंडिया चाइना रिलेशनशिप, ठीक, उसका एक बैकग्राउंड होगा, करंट अफेयर्स में हमेशा चलता रहेगा। हमारी जिस का डायरेक्टली एलिज कर रहा है, ब्लेम कर रहा है चाइना को, हमारी क्या रणनीति, हम इतना खामोश क्यों हैं, हम क्यों ब्लेम नहीं कर रहे हैं चाइना को, राइट? हम क्यों इतना शांत हैं? तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी, हमारे इंटरनेशनल जो अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, उनके पिलर्स क्या है, ठीक है? तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सबके काम आएगा। और इनमें जो जो स्टैटिक पोर्शन आएगा, फॉर एग्जांपल सेडिशन के बारे में बात करें तो उसमें जो पॉलिटी एंगल होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वहां से आपका थोड़ा बहुत पॉलिटी कवर हो जाएगा, ठीक? तो इस तरीके से आपकी क्लासेस जो है चलने वाली है। तो क्या रहने वाला है, वी विल स्टार्ट विद करंट अफेयर्स, और जैसे जैसे मैं कंफर्टेबल होऊंगा लॉन्ग लेक्चर्स लेने के लिए, दोबारा से फॉर्म में आने के लिए, वैसे वैसे फिर हम क्लासेस को 1 क्लास से 2 क्लास करेंगे और 2 से 3 करेंगे, ठीक? 1-1, 1.5 घंटे की हम क्लास दे सकते हैं। अभी आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं कितना ज्यादा पढ़ा पाऊंगा, कितनी देर तक पढ़ा पाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं यूज्ड हो जाऊंगा इन सिचुएशंस में कि बिना किसी स्टूडेंट के सामने चेयर्स रखी हैं, राइट, और समझ रहे हैं आप, ठीक है? तो उस तरीके से मैं जब यूज्ड हो जाऊंगा तो मैं कंटिन्यू फिर लेक्चर ले सकता हूं। तो तब हम क्या करेंगे, हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे, पॉलिटी कवर करेंगे और एमसीक्यूज कवर करेंगे, ठीक? क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ये आने वाली रणनीति रहने वाली है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सब कुछ बेहतर रहता है, सब कुछ ठीक रहता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। तो लगातार इन क्लासेस को लिया जाएगा विदाउट एनी ब्रेक। संडे को भी पढ़ाएंगे यार, कोई रोज ही संडे हो रहा है, ठीक है? अब संडे की महत्वता खत्म हो चुकी है, तो कोई संडे नहीं है या फिर सारे ही संडे हैं, ठीक? तो वो तरीका भी है देखने का। तो ये कुछ आने वाले हमारा स्कीम ऑफ थिंग्स रहने वाला है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जिस उम्मीद के साथ मैं ये शुरू कर रहा हूँ, उसी उम्मीद के साथ आप मेरा साथ देंगे। अब ये क्लासेस जो है ये फेसबुक में नहीं रहने वाली हैं। सोशल मीडिया इज नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म टू एजुकेट पीपल। ये एक क्रक्स है पिछले 1.5-2 महीने का, जो मैंने सीखा है कि सोशल मीडिया में आप ज्ञान बांटोगे लोगों को तो आपको गालियां ही मिलने वाली है। तो फेसबुक इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म, इट इज अ राइट प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अवेयरनेस, टू एंटरटेन पीपल, टू मिसगाइड पीपल, हेट को फैलाने के लिए, नफरत को फैलाने के लिए, जो है इन सारी चीजों के लिए फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट इट इज नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म, इट इज नॉट एन एप्ट प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन, ठीक है? तो एजुकेशन के लिए वो नहीं है। मैं अभी भी देखूं तो इस लंबे लेक्चर को मुश्किल से 2-3 लोग हैं जिन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक ये सुन रहे होंगे, अदरवाइज लोगों ने अपने अपने मतलब की चीजें उठाई होगी, ठीक है? तो कैसे हम लोग क्लास लेने वाले हैं, वी विल गो बैक टू यूट्यूब। तो मैं क्लासेस को लाइव नहीं कर पाऊंगा बिकॉज यूट्यूब की कुछ कंडीशंस होती हैं जो मुझे अभी थोड़ा पता चला है कि यूट्यूब में मैं लाइव तब कर पाऊंगा जब 1000 सब्सक्राइबर्स जो है मैं अचीव कर पाऊंगा। तो या तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें और सारे के सारे लोग जुड़ जाएं यूट्यूब में और अलायंस आईएएस एकेडमी सर्च करें और वहाँ पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या मैं उसका लिंक जो है ऊपर अभी डाल दूंगा। तो एक तो ये होने वाला है जिसकी मुझे बहुत ज्यादा होप नहीं है, राइट? होप होनी चाहिए बट मैं प्रैक्टिकल भी हूँ। तो 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसके बाद मैं लाइव कर पाऊंगा, तो वो अभी होने से रहा। तो क्या किया जाएगा, लेक्चर को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद यूट्यूब में डाला जाएगा। लेक्चर को रिकॉर्ड करने के फायदे, पहला फायदा ये कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी हम फेसबुक में जिस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यू वोंट बी एबल टू सी मी वेरी क्लियरली। बोर्ड बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा उसका यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ। तो पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा डाउन रहती है, नेटवर्क इशू हो जाते हैं, कभी किसी का कॉल आ गया, मैसेज आ गया, तो चीज़ें कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो एक तो ये कि रिकॉर्डिंग मोड पे जब हम जाएंगे तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है? तो YouTube में हम जाएंगे। दूसरा ये कि उसमें केवल वो व्यक्ति जाएगा जिसको प्यास होगी, जिसको जरूरत होगी, जिसे पढ़ना होगा।
रैंडमली कोई भी आके नहीं देखेगा उसमें, ठीक है। तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा कि कहाँ पर हम लोगों का जो है जो आपका अलायंस आईएएस एकेडमी का जो यूट्यूब पेज है, यूट्यूब चैनल है, वो कहाँ पर है, तो उसका लिंक ऊपर डाल दिया जाएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब में जाए अलायंस आईएएस एकेडमी आप सर्च करेंगे तो आपको टॉप पर मिल जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें उस चैनल को ताकि आपको डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो है आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो पाएगी। प्लीज मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उम्मीद नहीं छोड़ना, उम्मीद के सहारे हम सब हैं, आप हो, मैं हूँ, दुनिया है, ठीक है। तो ये उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे दोबारा इंटरेक्शन होगा, बीच बीच में आएंगे फेसबुक में जब इधर उधर की कुछ बातें करनी होगी समाज से संबंधित, पॉलिटिक्स से संबंधित, तब फेसबुक में आएंगे। अदरवाइज हम लोग यूट्यूब में मिलेंगे, वहां पे हम कंटिन्यू अपने लेक्चर रखने वाले हैं, ठीक। सो दिस इज इट फॉर टुडे। और उम्मीद है कि कुछ सीखा, कुछ पॉजिटिव एनर्जी मैं वहां तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं शायद सक्सेसफुल रह पाया हूँ। आप अपनी तैयारी को दोबारा से रास्ते पर लेके आए और फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू विद माई नंबर। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, चाहे आप अलायंस परिवार का हिस्सा हैं या नहीं है, डजेंट मैटर। आप ऋषिकेश का हिस्सा हैं, आप उत्तराखंड का हिस्सा हैं, आप इस देश का हिस्सा हैं, आप इंसानियत का हिस्सा हैं, तो आप कभी भी किसी भी समस्या से जो एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। अभी मिल तो नहीं सकते लेकिन बात जरूर कर सकते हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनों का ध्यान रखें, प्लीज प्रिकॉशंस लें। ये बहुत हाई टाइम है, पीक टाइम है, एक को अगर हो गया तो मान के चलो सब खत्म हो जाएगा, ठीक। तो बच के रहें इससे, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग द लाइफ, कीप स्प्रेडिंग द एजुकेशन, कीप स्प्रेडिंग द स्माइल, कीप स्प्रेडिंग द पॉजिटिविटी। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।